हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 4 को। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट इसमें कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारा क्वेश्चंस अपलोड किया जाता है लगातार वीडियो लेक्चर के बाद, उसके थोड़ी देर के बाद क्वेश्चंस अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 4 को। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश एक भारतीय पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। द ग्रेट खली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है दिलीप सिंह राणा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और WWE की तरफ से 2021 में दिलीप सिंह राणा को हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है WWE के हॉल ऑफ फेम में 2021 में। तो इन्हीं को ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखेंगे। 2 1798 में निम्न में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए नए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो 1798 में गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो यह है लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और क्या करता है? कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल भवन बनवाता है गवर्नमेंट हाउस के नाम से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड क्लाइव का संबंध किससे है? तो लॉर्ड क्लाइव का संबंध जो है ये 1757 के प्लासी के लड़ाई से है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध जो है ये अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की जाती है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। राजा राममोहन राय के सहयोग से दास प्रथा को समाप्त करता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इन सभी बातों को याद रखेंगे। 3 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में जो पैदल सेना के सैनिक हुआ करते थे, वो जो बंदूक का इस्तेमाल करते थे उसे मस्कट कहा जाता था। ये बहुत ही भारी होती थी मस्कट, तो ध्यान में रखेंगे। मस्कट जो है वो उस समय के बंदूक का नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में किस स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 2022 में जो भारत का स्थान था इसमें वो 107 नंबर पे था, लेकिन 4 स्थान खिसक के भारत 2023 में 111वें नंबर पे आ गया है। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किन संस्थान के द्वारा निकाला जाता है? तो आयरलैंड और जर्मनी की 2 गैर सरकारी संगठन हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्प। इन 2 संगठनों के संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि आधार का जब भी कोई मैसेज आता है तो ऐसा मैसेज आता है UIDAI, SMS UIDAI ऐसे करके मैसेज आता है। तो यही है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इसी के द्वारा आधार जो है ये जारी किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। 6 प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ पे है? तो ये ग्रीस में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 7 ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है ये 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशंसक पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 8 किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यहाँ पे होगा किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को
लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और इनका मांग क्या था, यानी कि कांग्रेस का मांग क्या था? तो पूर्ण स्वराज का मांग था। इसको ध्यान में रखेंगे। 1928 में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट, यानी कि मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट पेश करते हैं, तो उसमें वो किसका मांग करते हैं? तो अधिराज का मांग करते हैं, यानी कि स्वराज का, पूर्ण स्वराज का मांग नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो उस समय रिजेक्ट कर दिया जाता है ब्रिटिश वायसराय के द्वारा। तो उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज को अपना मतलब संकल्प लेते हैं और रावी नदी के तट पे कितना जनवरी को? 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा फहराते हैं और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। इसलिए हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर ही तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी का हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 9, कोलान लालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोलान लालू का जो प्रदर्शन है ये किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होता है कि 8 से लेके 40 तक के जो समूह, मतलब समूह में इसका डांस किया जाता है। 8 से 40 तक के लोग रहते हैं इस समूह में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश के डैश पहाड़ियों में फैल गया था। तो 1920 के दशक में उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन ये किन पहाड़ियों में फैल गया था? तो ये गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। ये कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11, पंजाब का निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो रबी फसलों की कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है जो पंजाब में मनाया जाता है? तो वो है बैसाखी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 13, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? तो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का संबंध जो है ये किस देश से? तो ये चाइना से है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये टेलीस्कोप क्या कर सकता है? तो ये समुद्र की सतह में 3500 मीटर गहराई तक में क्लियरली देख सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 58 नहीं होगा, 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसमें कौन युवा अर्थशास्त्री थे? तो ये थे KN राज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था ये हैरोल्ड डोमर के द्वारा तैयार किया गया था। और इस योजना में एक युवा अर्थशास्त्री भी थे, KN राज। तो इसको ध्यान में रखेंगे। PC महालनोबिस पे आधारित कौन सा पंचवर्षीय योजना है? तो ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61। इस योजना को PC महालनोबिस ने तैयार किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 14, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। उनमें से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो यहाँ पे हमें क्या समझना है क्वेश्चन से कि दिल्ली शासन के समय में क्या होता था कि एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होता था। और उसमें कौन सा एक चरण शामिल नहीं है? तो उसमें कौन सा एक चरण शामिल नहीं हो जाएगा? तो ये है आपका कि पाठ को संपादित करना, ये चरण जो था उसमें शामिल नहीं था। उसका 4 चरण क्या था? तो कागज को तैयार करना, पाठ का लेखन, महत्वपूर्ण शब्द और अंशों को उजागर करने के लिए सोना पिघलाना और बाइंडिंग तैयार करना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये 3 था इसमें, और एक जो था वो मैंने आपको अभी 4 बताया, बाइंडिंग तैयार करना। ये बाइंडिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, पाठ का लेखन दिया हुआ है, कागज को तैयार करना, पिघलाना वाला भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो कागज को तैयार करना जो था ये चौथा था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पाठ को संपादित करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 15, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला ये कौन है? तो ये है नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 16, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडारण है?
तो सोने के भंडारण जो है ये भारत के किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक में। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कोलार गोल्ड फील्ड, ये जो है ये कर्नाटक में ही है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर ऑप्शन के अंदर बिहार दिया हो तो आपको बिहार ही टिक करना है, क्योंकि बिहार के जमुई में देश में सबसे ज़्यादा सोना जो है वो बिहार के जमुई में ही पाया गया है, सोने का भंडारण। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर ऑप्शन में बिहार हो तो आपको बिहार टिक लगाना है, और नहीं तो फिर कर्नाटक लगाना है, क्योंकि सेकेंड नंबर पर कर्नाटक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 17 उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था 1815 में, तो यह है कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। 18 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार % की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो कितनी है, तो वो है 63.82%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल 93.91%। तो इसको ध्यान में रखेंगे, सर्वाधिक में केरल है और न्यूनतम में बिहार है। 19 गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है। तो गंगा ग्राम परियोजना जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 20 निम्न में कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो पूर्वी बंगाल के कौन वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे, तो ये थे चित्तरंजन दास, CR दास, जिन्होंने गया अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। इन्होंने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और 1923 में स्वराज पार्टी बनाने में CR दास का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं CR दास। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 21 भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो ये किस भाग में है, तो ये भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भाग 5 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, और इसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 52 से लेकर 61 तक जितना भी आर्टिकल है इसके बीच में ये सब राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और ये सब भाग 4 में आता है, भाग 5 में आता है। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में DPSP है। 22 रंगथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो रंगथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 23 इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसके नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि GT रोड का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो ये करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये सूर्यवंश के एक महान शासक थे शेरशाह सूरी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इन्हीं के द्वारा GT रोड बनवाया गया था, जो कि सिंधु घाटी से लेकर बंगाल के सोनार घाटी तक फैला हुआ था। 24 CCI ने IDFC के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी मिली है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 25 GDP का प्रमुख उपयोग क्या है। तो GDP का प्रमुख उपयोग जो है वो है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इससे क्या पता चलता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था वो कैसी है। 26 भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो भारत ने किया था 1998 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और दूसरा 1998 में। और पहले का नाम क्या था, तो पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का नाम क्या था, फैट मैन। 27 वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो 32वां सरस्वती सम्मान जो है ये किसको मिला है, तो शिव शंकरी को मिला है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
28 जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट डैश में कहा जाता है। तो जब कर संग्रह जो है वो आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तब क्या होता है, तब अधिशेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 29 मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। इसे डैश 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसके द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था, तो ये थे जीन मार्टमैन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जीन मार्टमैन के द्वारा इसे एक महान शहर के रूप में परिभाषित किया गया था। 30 निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित कौन सा है, तो ये है आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 29 और 30 में इसकी चर्चा की गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 31 भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। तो किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था, तो ये था 1935 भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान का जो सर्वाधिक भाग है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 आते ही जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित था अधिनियम 1858 का, उसको समाप्त कर दिया गया। 32 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लेता कि पहले भारतीय कौन थे, तो सी राजा गोपालाचारी थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। 33 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी के तट पे है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 34 भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। तो संगम जो है ये त्रिवेणी संगम, ये कहाँ पे, तो ये प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती जो है वो भूमिगत आके गंगा और यमुना से यहाँ पे मिल जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये प्रयागराज में आके मिलती है। 35 भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जिस राज्य में विधान परिषद होता है इसका जो एक तरह से ढांचा है वो एकदम राज्यसभा के तरह ही है। तो जैसे राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये भारत में कुल 6 राज्य में ही है, केवल 6 राज्य में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है बस। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36 एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते। तो एशियन गेम्स 2023 जो है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये चाइना में हुआ था। और भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। और कुल मेडल पूछ ले कितना है, तो कुल 107 मेडल है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, 28 स्वर्ण के साथ कुल 107 मेडल भारत ने जीते हैं। 37 अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। यह वह फल चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो अवध के बारे में यह कथन जो है यह किसने कहा है, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया है कि अवध जो है एक ऐसा चेरी है जो हमारे मुंह में किसी न किसी दिन टपक जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 38 बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा है। तो बैसागु उत्सव का संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो यह असम राज्य से। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 39 राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो राउत नाचा का संबंध जो है ये किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 40 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जो है ये किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया में है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 41 निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। तो भारतीय संसद का कौन अंग नहीं है, तो राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर 4 इज द
राइट आंसर। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा के बारे में चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 80 में है। लोकसभा 81 में है। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा 52 में है। और संसद के बारे में चर्चा आर्टिकल 79 में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 42 वंदे मातरम स्रोत गाना किसने लिखा है, तो वंदे मातरम किसने लिखा है, तो वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इन्होंने वंदे मातरम को जो है अपने उपन्यास आनंद मठ के अंदर लिखा था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आनंद मठ में इन्होंने अपने वंदे मातरम को लिखा था बंगाली भाषा में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये पहली बार जो है 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। 43 स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था जहाँ पे सी आर दास का नाम आया था, तो ये स्वराज पार्टी का स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है वर्ष 1923 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 44 इमाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है, तो इमाम गांव जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है घोर नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे, तो ये पुणे जिले में है, महाराष्ट्र के पुणे में। 45 फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है ये 8 फीट होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और 24 फुट चौड़ा होता है, 8 फीट ऊंची लंबाई होती है और 24 फुट ये चौड़ा होता है। 46 द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक पुस्तक जो है ये ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 47 डैश को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, औद्योगिक कृषि के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह है गहन कृषि। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, इसी को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। 48 डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र कहा जाता है, तो पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र किसको कहा जाता है, तो यह है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जलसंधि मतलब कौन सी नहर जोड़ती है, तो वो है स्वेज नहर। और स्वेज नहर पर किसका अधिकार है, तो मिस्र का अधिकार है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 49 डैश चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो चालुक्य की राजधानी क्या थी, तो ये थी बादामी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 50 भारूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो भारूत स्तूप जो है ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और इसमें क्या है कि बौद्ध कला से संबंधित बहुत सारी जो चित्रण है ये हमें देखने को मिलता है। 51 पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है, तो पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका जो है वो mRNA को प्रोटीन में रूपांतरित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 52 पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था, तो पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण जो है ये किए थे कोल्बे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। यह जो है जर्मन का एक साइंटिस्ट है कोल्बे। 53 निम्नलिखित में कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है, तो समुद्र की लवणता को कौन प्रभावित नहीं करता है, तो यह है जल निकाय में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों का प्रकार। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वो जो है वो समुद्री लवणता को प्रभावित नहीं करते हैं। 54 निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक और शीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड सामान्य नाम किसका है, तो ये अमोनिया का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इसको दर्शाते कैसे हैं, NH3 से। 55 निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
56 Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? तो Mn की ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 57 CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक जो है ये है मीथेन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह जो है रंगहीन, गंधहीन, विषहीन तथा हवा से हल्की होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और CNG का उपयोग करके अब मतलब ज़्यादातर कार में ये सब CNG का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। 58 पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है ये किसके कारण होती है? तो ये गुरुत्व बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये कितना होता है? तो ये 1/6 होता है। अगर हम चांद पे जाएंगे तो हमारा वजन जो है, अगर मान लीजिए मेरा वजन यहाँ पे 60 किलो है तो चांद पे जाएंगे तो मेरा वजन 10 किलो हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो है गुरुत्व बल की वजह से चंद्रमा पृथ्वी की ओर गति करते रहती है चारों तरफ। 59 जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो लोहे में क्या मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है? तो ये निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम मिलाने से लोहे से हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 60 शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाली शब्द निम्न में से कौन सा है? तो शरीर की विशेषताओं को कौन सा शब्द जो है ये दर्शाता है? तो ये समलक्षणी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 61 दंतवल्क किससे बना होता है? तो एनामेल जो है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है सोडियम फॉस्फेट का। सॉरी, एनामेल जो है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम जो है ये हमारे बॉडी में हड्डी में भी पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अस्थि में भी कैल्शियम पाया जाता है और एनामेल में भी कैल्शियम पाया जाता है। 62 फॉस्फोरस की परमाणविकता क्या है? तो फॉस्फोरस की परमाणविकता जो है यह है चतुःपरमाणुक। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 15 होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 63 डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो है ये किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसमें डायलिसिस ही होता है। 64 डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो ये क्या दर्शाता है कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है परमाणु संख्या? तो ये दर्शाता है हेनरी मोल्जे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हेनरी मोल्जे के द्वारा ये बताया गया था कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 65 एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। तो बस की गति जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये है असमान गति का, असमान गति का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 66 आप किसी जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय सुकेंद्रिक है। तो आप किस जीव को रखेंगे जो बहुकोशीय सुकेंद्री है कोशिका भित्ति के साथ? तो ये हो जाएगा प्लांटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जीवों को RH व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम में विभाजित किया गया है। एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, कवक जगत और एनिमेलिया जगत, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 67 न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होगा? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है वो किस स्थिति में लागू होगा? तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। तो पहला ऑप्शन जो है यही राइट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 68 एक ही समूह के तत्वों के समान डैश हैं। तो एक ही समूह में तत्वों के क्या समान होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक गुण। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक ही समूह में तत्वों का रासायनिक गुण जो है वो समान होता है। 69 पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को कहा जाता है। तो पौधों में लचीलापन जो है वो किस उत्तक की वजह से पाया जाता है? तो ये है कॉलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
70 जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत है तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत है तो कोई भी कार्य नहीं हुआ है। 71 डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो उभयलिंगी फूल के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये सरसों। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 72 गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किन वस्तुओं के बीच मौजूद होता है? तो ये हो जाएगा प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 73 निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो यह है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। 74 निम्न में किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ये किसमें नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपके पश्चदर्शी दर्पण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें क्या है? इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी सौर भट्टी, सर्चलाइट और गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, सिलिका घुलनशील है। तो सिलिका जो है ये किसमें घुलनशील है? तो ये है HF में घुलनशील है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये रंगहीन गैस होती है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये जो है हमारा सेट नंबर 4 में 75 क्वेश्चन जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स इन सभी का 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आंसर को भी मिला लेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 5 में। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एग्जाम में ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।